सो वेलकम गाइस, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसकी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं क्लास 10th की ज्योग्राफी आई मीन सोशल साइंस सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है ऑन एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड दैट इज़ ज्योग्राफी। उसके बाद और पॉलिटिक्स है और उसके बाद फिर हिस्ट्री है। अगर आप चाहे तो जो चाहे मैं उसको पहले पढ़ा सकता हूँ, बट जैसे कि हम लोगों ने पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करी हुई है तो ज्योग्राफी तो पहले हमें फिनिश करनी ही है। तो ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाओ, प्लीज़ विजिट आवर साइट एंड वॉच आवर फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसको नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। मैं कल फिर नया लेके आऊँगा, दैट इज़ सॉयल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एंड द फोर्थ वन विल बी सॉयल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो प्लीज़ आप जाओ हमारे प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस देखिए, क्योंकि अंटिल अनलेस आप उसको नहीं देखेंगे फिर ये आपको समझने का कोई फ़र्क नहीं है। और मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं 2 घंटे का क्लास लूँगा ना तो फिर जैसे कि कोई लड़के को रिसोर्सेज एंड द क्लासिफिकेशन में मतलब कि प्रॉब्लम है तो उसके लिए ईजी होगा, इट इज़ ईजियर टू एसेस दैट ओनली 30 मिनट्स वीडियो रेदर देन कि वो 2 घंटा वीडियो में खोजते रहे कि कहाँ पे सर ये चीज़ पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि आपको समझने में ईजी होगी। जैसे कि मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जो कि मेन पार्ट है। अगर सॉइल में प्रॉब्लम है तो आप कल मेरी जो वीडियो आने वाली है तो सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन से देख के समझ सकते हैं, क्योंकि वो 30 मिनट की रहेगी तो आपको समझने में भी ईजी होगा और देखने में ढूंढने में भी, क्योंकि खाली सॉइल के बारे में होगा। अगर मैं आपको इंटायर हर वीडियो मतलब चारों पार्ट एक ही वीडियो में बना दूं तो 2 घंटे का बन जाएगा, जो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आपको होने वाली है क्योंकि आप फिर ढूंढते रहेंगे। सेकंड चीज़ कि जितना पढ़ाता हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि ये जो नोट्स है ये एक काइंड ऑफ बुक से छांटा हुआ है और इसमें मेरे को नहीं लगता कि वंस मेरा वीडियो देखने के बाद अगर अगर आप अपना नोट पढ़ते हो तो मुझे ये नहीं लगता कि सेकेंड टाइम आपको कोई दूसरा चीज़ रेफ़र करनी होगी। बट हाँ, सेकेंड थिंग जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। यू हैव टू डेवलप योर राइटिंग स्किल, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर योर राइटिंग स्किल्स। आपको लिखनी पड़ेगी। आई मीन क्वेश्चन राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं भी ये सोचा हूँ कि जब मैं चारों वीडियोस चारों पार्ट अपनी कंप्लीट कर लूँ तो मैं डेफिनेटली लास्ट पार्ट में क्वेश्चन सीरीज पार्ट करूँगा, जहाँ पे कि आपको ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस में डिस्कस कराऊंगा एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ आंसर्स। तो उससे क्या होगा कि आपको लिखने का तरीका आ जाएगा और आंसर भी मैं उसके साथ लिख दूंगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में जाके रॉक करनी है बस। तो आप टेंशन मत लो, जस्ट सपोर्ट अस एंड हेल्प अस एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ आप काम करते हो तो आपको ना ऐसा नहीं कि हमेशा बेनिफिट होगी, लॉस तो होनी ही होनी है। थोड़ी कम होगी ज़्यादा होगी बट होनी होनी है। तो हम लोगों ने रिसोर्सेज में काफ़ी डेवलपमेंट कर लिए हैं। आजकल हमें लगता है कि हम सोए हुए रहते हैं, जैसे कि मैं आप खुद पढ़ा रहा हूँ। कैसे पढ़ा रहा हूँ? इंटरनेट से पढ़ा रहा हूँ ना। आप मुझे देखते हैं ना मैं आपके पास जाता हूँ, बट मेरी आवाज़ और इंटरनेट के थ्रू आप घर में आराम से पढ़ सकते हैं, घर में बैठे बैठे अपने टाइम लेकर। पहले क्या होता था कि चल के जाते थे इतना दूर, फिर आना, फिर और उससे पहले चल जाए तो गुरुकुल में जाकर बैठते थे। गुरुकुल में जाकर बैठते थे तो क्या होता था कि टीचर्स अगर अच्छे नहीं मिले तो फिर बंदा वहीं पर रह गया, उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। बट आजकल देख लो, टीचर्स ऑनलाइन मिलते हैं। अभी वो आपके पास पावर है कि आप किस टीचर को चूज करते हो, उस हिसाब से आपकी डेवलपमेंट होती है। तो रिसोर्सेज काफ़ी हम लोग आजकल काफ़ी डेवलप्ड हो गए हैं। बट वही चीज़ है कि हम लोग डेवलप तो हो गए, उसके साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आज हमको फेस करना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स तो फेस होगी। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, हम लोग आजकल कितने इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इंडस्ट्री तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सोर्सेस है कि हमें जितना भी आज हम कपड़ा पहनते हैं या खाना खाते हैं, इवन खाना खाना भी दैट कम्स फ्रॉम ए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की तो काफ़ी बड़ी रोल है अपने इकोनॉमी में, अपने रिसोर्सेस में, अपने डेवलपमेंट में, हर जगह। अगर इंडस्ट्री नहीं रहती है, अब देखो लॉकडाउन में काफ़ी इंडस्ट्री बंद है तो इकोनॉमी कितनी गिर गई है। इकोनॉमी को छोड़ो, हम लोग के खाने के घर में अपना आई मीन हम लोग के घर में भी कितने प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री इज हैविंग अ बिग रोल इन आवर इकोनॉमी एज वेल एज इन आवर डेली लाइफ। द थिंग इज कि खाली इकोनॉमी देखते हैं कि हाँ इंडस्ट्री के कारण बढ़ रही है, बट इंडस्ट्री के कारण एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीटेशन।
ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इसलिए हो रही है, आई मीन घट रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर घटती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जो कि अभी तो ये चैप्टर में नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ओजोन के बारे में, बट फिलहाल आज जैसे कि मैं डिस्कस करता हूं तो मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। जैसे ये रही आपकी अर्थ, और ये ग्रीन ग्रीन जो है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ये यहाँ पे समुंदर वगैरह कुछ नहीं है, ये बस एक अर्थ का एटमॉस्फेरिक व्यू में दिखा रहा हूँ। तो ये ग्रीन एरियाज जो है ये काफ़ी सेफ है, ठीक है। और जो यहाँ पे ऊपर में जो होल है, जो होल है ऊपर में जो ब्लू कलर की दिख रही है, दैट इज होल, ठीक है। सर्कल नहीं है, होल है। होल मतलब ऐसा हमको खाली आंख से दिखेगा नहीं, बट यहाँ से ना यूवी रेज हम उसे कहते हैं, जो कि सन से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, एंड दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। इट कॉजेज कैंसर, मतलब स्किन कैंसर, एंड आंखों की रोशनी भी चल जाती है। तो उसमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब किस लिए हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज से काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज तो प्राप्त किए हैं, वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, बट ऑन द सेम टाइम वी आर हार्मिंग आवर सोसाइटी, वी आर हार्मिंग आवर एटमोसफियर, वी आर हार्मिंग आवर अर्थ, जहाँ पे हम लोग खुद रहते हैं। सो बैक टू स्लाइड। तो आज हम लोग उसी उसी को पढ़ेंगे कि कितने जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो डिप्लीशंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब रिसोर्सेज किस लिए घट रही है, क्योंकि हम लोग की जो ग्रीडनेस है, हम लोग की जो लोभ है, वो बढ़ रही है। सपोज देखो, जैसे कि 10 आदमी है, ठीक है, 10 आदमी है। अब सपोज हम मान लेते हैं कि अर्थ में 10 केजीज ऑफ आयरन है, टोटल 10 केजीज ऑफ आयरन है, और आदमी 10 है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो हर आदमी को 1-1 किलो मिलनी चाहिए, वो सही रहेगी, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो अपने मुनाफे के लिए 10 में से 9 केजी अपने पास रह जाएगा, ले जाएगा। तो बचा कितना, 9 आदमी बचे और आयरन बचे 1 किलो। तो फिर क्या हुआ, शॉर्टेज तो होना ही है। तो यही कह रहा है कि रिसोर्सेज घट रही है, क्योंकि कुछ कुछ इंडिविजुअल्स के लिए, फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स, फॉर फ्यू पीपल्स वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। एंड खाली हम लोग फेस नहीं करते हैं, एटमोस्फियर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। अगर अर्थ में आयरन की कंटेंट कम हो जाएगी तो फिर क्रस्ट के लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि जहाँ पे माइनिंग होती है, जैसे कि गोल्ड, मैं गोल्ड की बात बताता हूँ क्योंकि गोल्ड सबको समझ में आ जाएगी इजीली। तो हम लोग गोल्ड कहाँ से लाते हैं, गोल्ड माइन से। तो हम लोग जितना खोते हैं ना, जैसे कि मैं बताता हूँ ये चीज़ें, देखिए जैसे कि ये रहा, देखो ये अर्थ का क्रस्ट हुआ, ठीक है, ये अर्थ का क्रस्ट हुआ। तो ये नीचे मेटल, ये एरिया मेंटल, उसके नीचे कोर रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोल्टेन मैग्मास रहते हैं, ठीक है। जब हम उसको खोदते चलेंगे, मतलब जैसे कि ये एक लेयर हुआ, मैं लेयर बता देता हूँ, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, एंड ये कोर। तो हम जितना माइनिंग करेंगे ना, ऐसे धीरे धीरे ऐसे मतलब कि होल होती जाएगी, होल होती जाएगी। और जब इसकी यहाँ पे जो टेम्पर घट जाएगी, आई मीन जब पूरे पतला हो जाएगी, तो क्या होगी, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो जाएगी, या अर्थक्वेक भी हो सकती है। तो बात समझ रहे हो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गोल्ड माइनर्स क्या कहते हैं, हम लोग को गोल्ड चाहिए, अब इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, तो हम लोग जितना गोल्ड खरीदेंगे तो इंडस्ट्री उतना माइनिंग करेगी, और जितनी माइनिंग करेगी उतना अर्थ का क्रस्ट धीरे धीरे होल होता रहेगा, आई मीन गड्ढा होते रहेगा। और वो गड्ढा कैसे फिलअप होगा, अपने आप थोड़ी होगा, वो क्या होगा, नीचे से इतना मेंटल्स है। मेंटल आपको पता है, जो कि हम लोग के अर्थ जो है, शायद आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं फिर उसको आगे पढ़ाऊंगा डिटेल्स। तो नीचे जो माग्मा है, माग्मा मतलब मोल्टेन फॉर्म लावा, वो काफ़ी फ्लूइड फॉर्म होती है, और उसको बस एक मौका चाहिए ऊपर आने का। अब जब हम लोग गड्ढा करते जाते हैं, गड्ढा करते जाते हैं, खोदते जाते हैं, तो क्या होता है कि जब अर्थ की जो क्रस्ट है पतली हो जाती है, तो वहाँ से वो सडनली इरप्ट हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होती है, अर्थक्वेक भी होती है। और आपको पता होगा अर्थक्वेक होने से क्या होता है। सेकेंड थिंग, accumulations of resource in few hand, which in turn divided the society into two segment, rich and poor। देखो इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स मतलब कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में अगर रिसोर्स आता है, तो वो अपने सोसाइटी में एक मतलब कि एक डिवीजन कर देता है। उससे हम कहते हैं रिच और पुअर। आप नॉर्मल भाषा में देखो
एक गरीब आदमी और एक रिच आदमी में फ़र्क क्या है, बिजनेसमैन और एक गरीब में मतलब डिफरेंस क्या है? बिजनेसमैन के पास काफ़ी रिसोर्सेस है। हाँ, ये अलग बात है कि बिजनेसमैन के पास माइंड है, वो अलग बात है, बट नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। अब जो बिजनेसमैन है उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, माँ भी है ऑन द लाइटर नोट, बट उसके पास हर चीज़ है। जैसे हम लोग टाटा बिरला ले लो, उनके पास क्या नहीं है तुम खुद देखो। वो अर्थ से कितने माइनिंग करते रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कितने एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं रिसोर्स को, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो डैम यूज करते हैं, वो हर चीज़ यूज करते हैं। बट एक गरीब आदमी क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। खाना भी मतलब काफ़ी नसीब से उसको प्राप्त होती होगी। तो यही कहता है कि रिसोर्सेज अगर कुछ बंदों के हाथ में आ जाता है और कुछ के पास नहीं जा पाता है, तो वो रिच और पुअर का एक सोसाइटी बना लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि 10 टोटल, देखिए अर्थ पे ना मटेरियल्स कांस्टेंट है, मटेरियल्स कांस्टेंट है, वो कभी बढ़ने वाली नहीं है, घटने वाली नहीं है। क्योंकि अर्थ सपोज बना हुआ है, अर्थ तो कुछ मेटल्स या कुछ मिनरल्स या कुछ एलिमेंट मिल मिल के बना होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ की साइज बढ़ रही है, अर्थ की साइज बढ़ नहीं रही है। अर्थ अर्थ ऐसा ही है, नॉर्मली है। हम लोग जितना निकालते हैं वो अर्थ की लॉस हो रही है। मैंने यही चीज़ पहले पढ़ाया था कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। हम लोग जितना खोद के निकालते हैं अर्थ से, उतनी अर्थ उस मटेरियल को खोती है, लॉस करती है। तो जैसे कि हम अर्थ से 10 केजी सपोज मान लेते हैं कि अर्थ के पास 10 केजी लोहा है, आयरन है, और 10 केजी आयरन से हम लोग 9 केजी आयरन किसी एक इंडिविजुअल को दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इंडिविजुअल तो रिच बन गया, बाकी 9 इंडिविजुअल्स गरीब बन गए कि नहीं? वही है, वही कह रहा है ये सेकंड पार्ट में। एंड थर्ड में क्या है, इट हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। बात सही है, मैंने सिंपल सी बात बता दिया। रिच आदमी कौन है? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या करता है? इंडस्ट्री सेटअप करता है। इंडस्ट्री से क्या होता है? पॉल्यूशन होती है। पॉल्यूशन से क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है। उससे क्या होता है? यूवी रेज आता है, हम लोग को हार्म करता है। और ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जितने, अब देखो इंडस्ट्रीज में क्या टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इन लोग क्या करता है? हीट को ट्रैप करता है। अब खुद देखो, अगर हम लोग के सोसाइटी, अब सपोज ये देखो, एक नेचर है, उसको पता है कि कब मुझे हीट, अब देखो रात और दिन में फ़र्क क्या है। अगर 24 घंटा अगर 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो तुम्हें लगता है कि हम लोग जी पाएंगे? कभी नहीं जिएंगे, कभी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि एक टाइम चाहिए। अगर दिन है तो रात भी है, रात में थोड़ी क्लाइमेट ठीक ठाक है क्योंकि हम लोग शांति से सो पाए। अगर हमेशा धूप होगी तो हम लोग सो नहीं पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि एक इकोलॉजिकली मेंटेन्ड है, बट हम लोग जैसे पोल्यूशन करते हैं उससे क्या होता है? इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती है। जो बैलेंस है अर्थ पे वो नहीं रहती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है, मैंने जैसे आपको बताया इंडस्ट्री से ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लेट होती है और यूवी रेज आता है। तो इसके चलते काफ़ी सारे प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग माइनिंग करते हैं ज़्यादा तो हमारी अर्थ क्रस्ट में होल हो जाती है और अर्थक्वेक बा वोल्केनो भी होना शुरू हो जाती है। एंड द लास्ट थिंग दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड लैंड डिग्रेडेशंस। बस मैंने बता दिया यार। देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको मैंने बता दिया, फोटो दिखाया था कि कैसे होल हो जाता है और वहाँ से फिर धीरे धीरे यूवी रेज घुसती है, अब मतलब हम लोग के अंदर, अर्थ के अंदर घुसती है और हम लोग को कैसे हार्म पहुंचाती है। आंखों की रोशनी चल जाती है। स्किन कैंसर इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन यूवी रेज। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या काफ़ी सारे टॉक्सिक गैसेस अगर निकलेंगे, मिथेन इथेन, इन लोग अगर निकलते हैं एक इंडस्ट्री से, तो नो डाउट इन दैट कि दैट विल हार्म अस। हम लोग की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगी तो हम लोग की सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। वी विल गेट लंग्स कैंसर, वी विल गेट वेरियस प्रॉब्लम, निमोनिया, एनीथिंग एनीथिंग। फिर लैंड डिग्रेडेशन, मैंने बता दिया अगर आप ओवर माइनिंग करते हो तो लैंडस्लाइड होगी, लैंड वोल्केनिक इरप्शंस होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे इंडस्ट्री होती है ना, काफ़ी सारे वेस्ट निकलते हैं, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक वेस्ट या बायो वेस्ट। तो वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? दफना देते हैं। अब सपोज जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज होती होंगी, ठीक है? तो उसको हम क्या करते हैं? मिट्टी में दफना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो ज़मीन के नीचे ही दब जाता है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो उसी में ख़त्म हो जाए। नहीं, कभी भी कोई बैक्टीरिया और वायरस है
तो वो लिविंग एनवायरनमेंट में कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी के नीचे ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ होता नहीं है। अगर मिट्टी के नीचे कोई माइक्रोब्स नहीं होता तो आदमी दफनाने के बाद ना, व्हेन यू बरी ए पर्सन इनसाइड द अर्थ, तो वो तो सालों सालों तक ऐसे मतलब रहता है। जैसे कि तुम्हारे पोलर एरियाज में क्या होता है कि अगर आप किसको दफना देते हो ना, तो वहाँ पे उतनी लाइफ एग्जिस्टेंस है नहीं, क्योंकि काफ़ी ठंडा है ना एरिया। तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी को आप 10-20 साल के बाद भी देखोगे ना, तो बॉडी वैसे ही के वैसा रहता है जैसे फ्रिज के अंदर होता है, बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। बट हम लोग के यहाँ पे जो नॉर्मल क्लाइमेट, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन हो गया या ट्रॉपिकल रीजन्स हो जाता है, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके चलते डिकम्पोजिशन इजीली हो जाती है। तो उसके चलते वही कह रहा हूँ कि जितने भी हम लोग वेस्ट, बायो वेस्ट हो गया या कंपनीज के जितने भी इंडस्ट्री का वेस्ट हो गया, उन लोग हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ज़मीन के अंदर। तो उससे क्या होता है कि इंसान भले ही सड़ जाए या कुछ भी हो जाए, बट उसका जो टॉक्सिसिटी रहता है या केमिकल्स रहता है वो उसी ज़मीन के अंदर रह जाता है। और जब उसके ऊपर हम पेड़ या पौधा उगाते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो लैंड जो है दैट इज़ ऑलरेडी रियून्ड, वो ऑलरेडी पॉइजनड हो गया, तो उसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं। मैंने बाकी सब इसलिए डिस्कस किया हुआ है क्योंकि मैं आपको बता दिया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है हम लोग अगर बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट के और चलते हैं, तो काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। इसके चलते क्या होगा कि एक ऐसा भी दिन आएगा, शायद काफ़ी बंदे देखे होंगे 2012 मूवीज़, जिसमें कि अर्थ पूरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मे बी वहाँ पे तो स्टोरी थी, बट ऐसे भी रियलिटी में हो सकता है। तो इसका क्या रीज़न है कि हम एक प्लानिंग करें, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जितने, जैसे कि हम लोग आज जितने भी खर्च करते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि जो भी हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो वो हम लोग की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबकी प्रॉपर्टी है, हमारी हमारी पास्ट की और आने वाले जो हम लोग के फ्यूचर जनरेशन है उन लोग के लिए भी है। तो यही कह रहा है इसमें कि रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब रिसोर्स प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए जो कि हर लाइफ को सपोर्ट करे। अगर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो जानवर लोग कहाँ जाएंगे, फिर सड़क पे आ जाएंगे, फिर दे विल स्टार्ट किलिंग अस, अदरवाइज वी विल किल देम। तो ऐसे भी काफ़ी टाइगर कम हो गए। अगर टाइगर बाहर घूमेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग टाइगर को मारना शुरू कर देंगे। बट इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड दैट डिफोरेस्टेशन। तो वो नहीं करनी है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड फॉर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब यह है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे, उसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो, और हम लोग अपना प्रेजेंट का डेवलपमेंट तो करें पर फ्यूचर जनरेशन को कोई हार्म ना हो। अगर आजकल पूरा, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, पेट्रोल पेट्रोल अगर इस जनरेशन में हम लोग पूरे ख़त्म कर देंगे, तो हम लोग की आने वाली जो जनरेशन है या आने वाली जो पीढ़ी है, उन लोग क्या यूज करेंगे? उन लोग साइकिल थोड़ी चलाने वाले हैं, क्योंकि हाँ, हम लोग तो गाड़ी के मजे ले लिए, बट उन लोग साइकिल का थोड़ी मजा लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि रिसोर्स का डेवलपमेंट करो, जैसे कि तुम सोलर एनर्जी ले आओ, या तुम कुछ दूसरे अल्टरनेटिव, इलेक्ट्रिक बाइक देख लो। उससे क्या होगा कि तुम पेट्रोल सेव भी कर रहे हो और एक नया रिसोर्स को वेलकम कर रहे हो। तो फ्यूचर जनरेशन का जो भी बंदा आता है, वो देखता है कि मेरे पापा ने तो मेरे लिए एक इलेक्ट्रिक कार रखा हुआ है, तो मैं आऊँगा, पेट्रोल को छोड़ो, हम इलेक्ट्रिसिटी से कार चलाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी आज के ज़माने में, इलेक्ट्रिसिटी इज़ है, मैंने कल पढ़ाया था, स्टॉक रिजर्व। तो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी, दे आर स्टॉक एज वेल एज रिजर्व। मतलब कि हम लोग उसको फ्यूचर में और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई हार्म नहीं है ना। हम आज का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर कर रहे हैं कि आओ तुम ये सोलर एनर्जी वाला जो भी सोलर कार है, या तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक कार है, उसका तुम मज़ा उठा सकते हो। तो हम थोड़ा इंडिया की बात कर लेते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देयर आर सम रीजंस, व्हिच रीजन मतलब प्लेस की बात कर रहा है, ठीक है। देयर आर सम रीजंस व्हिच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, एंड देयर आर सम रीजंस व्हिच हैव acute shortage, मतलब कि शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेस। दिस कॉल फ्रॉम this calls for balanced resource planning at national, state, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसका मतलब यही है, देखो
हर जगह ऐसा ही होता है यार, हम सबके पास सब चीज़ भगवान ने नहीं दिया हुआ है। सपोज मैं उड़ीसा से हूँ तो हम लोग में यहाँ अच्छी खासी माइनिंग होती है, बट ये रीज़न नहीं है कि पंजाब में भी वैसा माइनिंग हो, इट इज़ पॉसिबल नहीं। बट हाँ, पंजाब में काफ़ी अच्छी खेती होती है। तो यही कह रहा है कि एक हर जगह में ना, कुछ जगह में सफिशियंट मटेरियल होता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और कुछ जगह में शॉर्टेज होती है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर बैलेंस प्लानिंग चाहिए, जिससे कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, लोकल लेवल, रीजनल लेवल, हर जगह में ना एक अच्छी सी बैलेंस रह पाए। जैसे कि सपोज देखो, लोकल लेवल की बात करता हूँ, जैसे दो गांव की एग्जांपल ले लो, एक गांव में तालाब है, एक गांव में खेती हो रही है। तो उसमें कैसे कैसे की अंडरस्टैंडिंग रह सकती है कि देखो, हम लोग आपको अपने तालाब से मछलियां बेचेंगे, आप हमें खाना बेचो। तो डेट इज कॉल्ड बैलेंस, कि दोनों के पास दोनों चीज मिलती है। रीजनल लेवल में भी ऐसा है यार, एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ चीज फेमस है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ चीज नहीं है, तो वो आपस में अपने पास, सपोज देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में नदियां नहीं जाती है, और आपको पता है कि नदियां के कारण ही मेजर डैम्स बन पाते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर डैम है, वो डील करे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कि मैं आपको अपने डैम से कुछ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको दूंगा, और उसके बदले वहाँ से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका वो यूज़ कर पाए। क्योंकि डैम बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, और सपोज एक पहाड़ एरिया में है या नदी के साइड में ये डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास उतने लेबर फोर्सेस नहीं है, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ला सकता है। बट मेरा कहने का मतलब है कि बैलेंस बना रहना चाहिए। सेम थिंग स्टेट में भी, हर स्टेट में हर चीज़ नहीं होता। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो हर चीज़ में अभी तो खेती बाड़ी भी उतनी हो नहीं पाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टॉक है वहाँ से आती है, और जहाँ पे कम स्टॉक है वहाँ पे फिलअप होती है। और नेशनल लेवल पे भी वही है, जैसे कि हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिन जो मेडिसिन है कोरोना वायरस की, इंडिया, चलो थैंकफुल यार, इंडिया काफ़ी उसमें अच्छी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो इंडिया ने काफ़ी कंट्री, इवन यूएसए को भी इंडिया ने वो मेडिसिन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास नहीं है। मैंने क्या बताया कि रिसोर्सेज प्लानिंग ज़रूरत है। अब इंडिया के पास नहीं है तो इंडिया ने उन लोग को हेल्प किया, उसके बदले उन लोग भी तो हमें हेल्प करते हैं ना, दे आर गिविंग अस मनी, बस वो भी तो काइंड ऑफ हेल्प है। बट हाँ, बैलेंस रहती है, ऐसी नहीं कि इंडिया फ्री की दे रही है उनको, नहीं, इंडिया दे रही है, उसके साथ साथ उसको पैसा भी मिल रहा है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ बैलेंस इज मेंटेनिंग। मैं तो वही कह रहा हूँ कि प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। तो अभी जो रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया में है वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसमें कुछ देखो, इसकी फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन इन द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब वही है कि देखो, पहला चीज़ है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि एक जगह पे क्या चीज़ फेमस है, उसको फिर देखना है, सर्वे करना है, उसका मैपिंग करना है, और वो देखना है कि वो चीज़ उतनी अच्छी है कि नहीं है। अगर सपोज मेरे लोकेलिटी में सोने की खदान अच्छी नहीं है, तो कोई फ़ायदा है उस पर इन्वेस्टमेंट करने का? उससे अच्छा है कि वैसा जगह में जाओ जहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गोल्ड मिलेगी। तो यही बताता है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो यही भी, इसमें भी यही कह रहा है कि एक अच्छी प्लानिंग करो और एक अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स करो। जैसे कि आईआईटी हो गया, आईआईटी में एक माइनिंग सब्जेक्ट, माइनिंग की एक ब्रांच है। वहाँ पे क्या होता है कि खाली माइनिंग इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बंदे को डॉक्टर ही बना दिया जाए, एक ही बंदे को इंजीनियर ही बना दिया जाए, एक डॉक्टर को नहीं। आपको पता होगा कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब कि एक बंदा जो सब करता है ना, उसको किसी का भी ज्ञान नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप स्पेशलाइज हो जाओ। तो यही है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल सेटअप करो, फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, उसके साथ साथ स्किल्स बढ़ाओ। स्किल्स इसमें कह रहा है, स्किल मतलब ये है कि एक इंसान में स्किल्स बढ़ाओ। खाली स्किल कैसे बढ़ेगा इंसान में? मतलब कि एक अच्छा इंजीनियर बनाओ, एक इंजीनियरिंग स्टडीज़ में एक पर्टिकुलर एक माइनिंग ब्रांच रखो। उस माइनिंग ब्रांच में उसको हर माइनिंग की आइडिया होनी चाहिए कि कैसे हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कर सकें। समझ रहे हो? वही कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। थर्ड में आता है कि मैचिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड मैचिंग द रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो यहाँ पे थर्ड वाला कहता है कि जितना भी हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स करते हैं, ठीक है, कि हम लोग कुछ डेवलपमेंट करेंगे या कुछ इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो उसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ता है कि हम लोग एक कंट्री, नेशनल मतलब कंट्री का भी जो एम है उसको
उसका ऑब्जेक्टिव्स को हम कंप्लीट मतलब फुलफिल कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सपोज इंडिया का एम है कि हम लोग अपने लोकल एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उससे क्या होगा कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो जाएगी, एक गांव बढ़ जाएगी, एक गांव को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो काफ़ी बंदे को नौकरी मिल जाएगी। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जैसे कि अपने इंडिया में अभी काफ़ी बंदे पढ़े लिखे हैं बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। द ओनली रीज़न इज बिंग कि अच्छी खासी इंडस्ट्रीज नहीं है या उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो एक देश, एक कंट्री की फुलफिलमेंट ये है कि इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जिसमें जिसमें हम लोग लोकल बंदों को डालेंगे, जिससे कि हम लोग की जो कंट्री की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो कुछ सॉल्व हो जाए। बट अगर कल एक कंपनी आती है और वो क्या करती है कि रिसोर्स डेवलपमेंट तो करती है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री या काफ़ी अच्छा कुछ भी डैम बना दे, कुछ भी कर दे, बट क्या करेगा वो कि हम लोग के लोकेलिटी या इंडियन आदमी को उसमें वो नहीं इन्वॉल्व करता है। वो क्या करता है, बाहर से रोबोट लेके आता है, बाहर की कंट्रीज से कुछ, जैसे कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी बंदे बाहर से रहते थे, तो उसमें एक देश की क्या बेनिफिट हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। डेवलपमेंट तो होती है बट वो पर्सनल लेवल पे हो रही है, कंट्री की कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो थर्ड पॉइंट का ये रीजन है, मतलब थर्ड पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट तो करो बट एक नेशन का बेनिफिट में होना चाहिए, एक नेशन की डेवलपमेंट के साथ वो चलनी चाहिए, उससे हम एक अच्छा डेवलपमेंट कहेंगे। एक लैंड रिसोर्स जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि देखो लैंड में ना हमें सब चीज़ मिलती है, जितने भी हम चीज़ करते हैं वो हम लैंड से मिलता है और लैंड पे ही हम लोग करते हैं। जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया या वाइल्ड लाइफ, जो खेती बाड़ी करते हो और प्लांटिंग करते हो, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तुम हवा में तो होती है बट नॉर्मली हम लोग सबसे मैक्सिमम यूज़ कहाँ पे करते हैं, लैंड पे करते हैं ना। कम्युनिकेशंस सिस्टम, देन कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होती है तुम बताओ पहले। ठीक है, हवा की भी मतलब एयरवेज की भी बात करते हैं। प्लेन तो हवा में चलती है बट उसकी ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ पे, जमीन में होती है ना। बिना ट्रैफिक कंट्रोल की फिर ऊपर तो एक्सीडेंट ही हो जाना है। एरोप्लेन कहाँ बनती है, हवा में थोड़ी बनती है, लैंड पे बनती है, इंडस्ट्री में बनती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज़ लैंड से जुड़ी हुई है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि जमीन से जुड़े हुए रहो, इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ जमीन से ही शुरू होती है। कम्युनिकेशंस, ठीक है, नेटवर्क में वेब के थ्रू कॉल जाती है बट टावर्स कहाँ पे है, जो टावर्स होती है नेटवर्क टावर्स वो कहाँ पे लगी हुई होती है, कॉल सेंटर्स कहाँ पे है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, जमीन में है। इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, मतलब जो टोपोग्राफी होता है, जैसे कि जो माउंटेन्स हो गया, कैसा लैंड का स्ट्रक्चर है, ऊपर नीचा है कि नॉर्मल प्लेन्स है, वो उसको कहते हैं रिलीफ। ठीक है, तो माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड जो भी हो जाता है, तो वो सब क्या है, वो रिलीफ में आता है। और वो सब भी मैटर करता है लैंड रिसोर्सेस में। क्यों, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती है तो वहाँ से क्या होता है, मैंने क्या बताया कि क्रस्ट कैसे बनता है, नीचे से जो माग्मा होता है वो ऊपर आता है, कैसे, वोल्केनिक इरप्शन से, और वो जो ठंडा हो जाता है तो इट क्रिएट अ क्रस्ट। और क्रस्ट पे उतनी मिनरल्स या मेटल्स नहीं होती है, वो सब कहाँ से आती है, ज़मीन से आती है, नीचे से, और उसको मेंटल कहते हैं। और वो मेंटल ठंड जब मतलब कि कूल डाउन हो जाती है तो उसके अंदर जो मिनरल्स होती है वो बन जाती है क्रस्ट की मिनरल। तो ये काफ़ी मैटर करता है कि कहाँ पे कितनी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होगी वहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। और जहाँ पे पहाड़ होगी वहाँ से मिनरल्स मिलता है, क्योंकि पहाड़ भी तो धीरे धीरे वैसे ही बनता है ना अर्थ के डिस्टर्बेंसेस से। तो मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं टोपोग्राफी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा इन डिटेल्स में बता दूंगा। अगर आपको और भी डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल्स में बता दूंगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो फिर काफ़ी बड़ी लंबी फिर वीडियो बन जाएगी। और प्लेन्स में देखो, प्लेन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेन में आप खेती करते हो, माउंटेनियस रीजन में आप उतनी खेती नहीं कर सकते जितनी आप प्लेन में करते हो। प्लेन मतलब जैसे जो नदी के किनारे वाला पार्ट हो गया, जैसे कि उड़ीसा, पंजाब भी उतनी है बट गंगा नदी के साइड में, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी होती है। क्यों, क्योंकि ये प्लेन एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ में आपको काफ़ी फर्टाइल सॉइल मिलेगी। एंड आइलैंड्स, आइलैंड की भी अपनी मज़ा है यार। आइलैंड तो आप काफ़ी घूमने जाते हो, तो हर चीज़ में आप घूमने आते हो तो क्या इकोनॉमिक वहाँ पे होती है ना, इकोनॉमिक वर्क होती है, टूरिस्ट प्लेस होती है, टूरिस्ट वर्क्स होती है, काफ़ी सारे यार, काफ़ी सारे फायदे हैं। तो वो एक लैंड रिसोर्सेज तो है, हमें लैंड से फ़ायदा मिलती है, तो इट इज़ अ रिसोर्स ना। तो बस यहाँ पर आप चार्ट में भी देख लो कि 43% जो है प्लेन एरिया है, सॉरी प्लेन है। ठीक है, और यहाँ से हमें काफ़ी सारा ये भी मिलती है, मतलब कि प्रॉफिट भी तो मिलती है ना लैंड एरिया से, मतलब ये प्लेन एरिया से जितने भी खेती बाड़ी होती है सब यहीं पे होती है। फिर माउंटेन रीजन्स है, 30% माउंटेन रीजन्स है।
देखो ये सब जो है ना परसेंटेज, इसको ना आप याद रख लो थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको राइटिंग लिखने के टाइम में काफ़ी हेल्प करती है। देखो वैसे नहीं कि क्वेश्चन में थोड़ी आएगा कि कितना परसेंट तुम्हारा प्लेन है या कितना परसेंट तुम्हारा लैंड है। बस हाँ, अगर आप लॉन्ग राइटिंग में जितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आप ये नंबर्स देख के लिखते हो ना तो थोड़ी इंप्रेशन अच्छी बनती है, ठीक है। और 27% आपका प्लेट्यूज है। प्लेट्यू मतलब जैसे कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू हो गया, मैं इसे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। बस साउथ में ऐसे ना, जो कि प्लेट्यू ऐसे होता है जैसे कि माउंटेन ये होता है, और प्लेट्यू उतना हाइट का नहीं होता है, बट थोड़ा माउंटेन जैसा ही लगता है, बट टेबल फॉर्म में होता है, मतलब इस टाइप का। इसका ये वाला कट गया रहता है माउंटेन का, इसको काट दो कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा ना, तो इसको प्लेट्यू कहते हैं। और वो ज़्यादा हाइट का भी नहीं होता है, माउंटेन तो काफ़ी लंबी लंबी होती है। तो प्लेट्यू हमारी 27% है, और प्लेन्स तो काफ़ी ज़्यादा है 43%, एंड आपकी माउंटेन रीजन 30% है। बस इसको थोड़ा याद रख लो, मैं रिलीफ फीचर्स में इसको पढ़ाऊंगा ढंग से, उसकी आप टेंशन ना ले। तो अब आती है लैंड यूटिलाइजेशन, हम लोग लैंड की कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ में देखो लैंड को हम किस तरह मतलब लैंड रिसोर्सेज जो है हम उसको कैसे यूज करते हैं, फॉरेस्ट के तौर पे यूज करते हैं, फॉरेस्ट से काफ़ी सारी चीज़ मिलती है। और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड पे हम लोग कल्टीवेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे कि उसे हम कहते हैं बैरन लैंड या वेस्ट लैंड। बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, हम बैरन लैंड वेस्ट लैंड में इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से कल्टीवेशन नहीं होती है तो इंडस्ट्री सेटअप कर लो, उसमें ही फ़ायदा है। या अदरवाइज उसको हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस पे डाल देते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस मतलब वही है कि आइधर तुम इंडस्ट्री सेटअप कर लो या स्कूल कॉलेजेस बना लो, या कोई ऐसा जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होगी, जहाँ से खाना, एग्रीकल्चर मतलब क्या, प्लांट एरिया मतलब प्लांटेशन, आइधर तुम खाना वहाँ से मिलती होगी या कोई भी आई मीन ट्रीज़ की जितनी भी प्रोडक्ट है वो नहीं मिलती होगी, तो उसको हम कहेंगे कि नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है। तो वहाँ पे हम कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैंने क्या बोला कि फैक्ट्री सेटअप कर लो या स्कूल या कॉलेजेस, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी तो एक काइंड ऑफ रिसोर्सेस है यार, तो उसको आप सेटअप कर लो। बट हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है ना वहाँ से, बस। और फेलोलैंड, फेलोलैंड क्या होता है कि फेलोलैंड वही एक बेसिकली आपकी जो नॉर्मल लैंड, जैसे कि जहाँ पे खेतीबाड़ी होती है, उसके बाद मैं आपको उसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ, जान पाओगे। जैसे ये हो गया, देखो यहाँ पे क्या है कि पहले तो यहाँ पे खेती थी, बट अभी कुछ कारण यहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं हो पा रही है, ठीक है। ओनली रीज़न ये है कि देखो क्या करते हैं ना कि पहले तो उसको नॉर्मली कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद ना एक सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसको फिर रीजनरेट करने के लिए या रीगेन करने के लिए उसको ये नॉर्मली किया जाता है जहाँ पे ना हमेशा फर्टिलिटी नहीं रहती है, जहाँ पे मतलब प्लेन एरियाज में ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली आउटस्कर्ट में होता है जहाँ पे प्लेन एरियाज नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक साल पूरा अच्छे से खेती करते हैं, दूसरे साल ना या कुछ टाइम तक उसे छोड़ देते हैं, और इस टाइम को, इस जमीन को कहते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब अभी के लिए तो ये काम का नहीं है, बट उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये फिर से खेती जब होगा ये फिर यूटिलाइज हो जाएगी। तो होपफुली ये फैलो लैंड के बारे में समझ गए होंगे। एंड फोर्थ में आता है कि अदर कल्टिवेट आई मीन अनकल्टिवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडेड फैलो लैंड, मतलब कि वही मैं बता दिया, फैलो लैंड को छोड़ के बाकी नॉर्मल, मतलब ऊपर में जितना डिस्कस किया उसको छोड़ के अगर कोई अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स बचता है तो उसका हम लोग भी यूज कर सकते हैं, कोई भी मतलब कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे, इधर माइनिंग भी कर सकते हैं। माइनिंग में तो ऐसा ही होता है ना कि देखते हैं कि जहाँ पे कुछ हो नहीं रही है और उसके अंदर कुछ मिनरल्स है, तो उससे अच्छा माइनिंग कर लो, वहाँ से कुछ हो सकता है। तो मेनली यही है कि हर चीज़ हर जगह से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट हाँ, क्रॉस चेक नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन हो पा रही है ज़बरदस्ती वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना लॉस है, ठीक है। वहाँ पे वो लैंड यूटिलाइजेशन नहीं होगी। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब तो यही बता रहा है कि फॉरेस्ट को फॉरेस्ट छोड़ दो, फॉरेस्ट से काफ़ी चीज़ मिलती है, जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड करके उसको, एग्रीकल्चरल लैंड करके उसको छोड़ दो, वहाँ पे एक एग्रीकल्चर होती रहेगी। और बाकी बैरन लैंड्स व वेस्ट लैंड या फैलो लैंड, उस देखो फैलो लैंड का भी अपना यूज़ है यार। फैलो लैंड में आप खाली नहीं छोड़ते, उसको छोड़ देते हो कि वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर पाए, ठीक है। वंस इट रिगेन्स इट फर्टिलिटी देन यू कुड डेफिनेटली स्टार्ट योर प्रोसीजर, आई मीन जो एग्रीकल्चर प्रोसीजर होता है, आप कुछ भी अपना खेती बाड़ी जो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे सोन एरिया मतलब जहाँ तक आप नॉर्मली जहाँ तक आप एग्रीकल्चर करते हो उसको बोलते हैं सोन एरिया, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरी चीज आती है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब पैटर्न डिटरमाइन कैसे होता है, देखो देखते हैं। पैटर्न डिटरमाइंड होता है फिजिकल फैक्टर से, ह्यूमन फैक्टर से। फिजिकल फैक्टर मतलब क्या, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। जहाँ पे देखो
जहाँ पे टॉपोग्राफी मतलब प्लेन एरिया, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि रिलीफ फैक्टर जो होता है, रिलीफ फैक्टर मैंने पीछे बताया हुआ है। जैसे कि माउंटेन रीजन हो गया, तो माउंटेन रीजन में तो आप नॉर्मल प्लेन एरिया की मतलब चावल दाल तो नहीं उगा सकते क्योंकि सपोर्ट नहीं होगी। और माउंटेन एरियाज में जो आपको मिलेगी लाइक अल्पाइन ट्रीज या सेडर ट्रीज या रोजवुड ट्रीज, जितना भी वहाँ की जो मिनरल्स है या वहाँ की जो ट्रीज है, वहाँ की जो प्लांटेशन है, जैसे टी हो गया, चाय चाय, तो वो सब तो प्लेन एरियाज में नहीं होती है, तो उसकी अलग खासियत है, हम लोग की अलग खासियत है। देखो ये सब जो चैप्टर है ना, ये सब भी डिटेल्स में आगे पढ़नी है, तो एक ही चैप्टर में तो सब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर टाइम एक्सटेंड हो जाएगी, फिर बोरिंग लगे पढ़ने में। तो टॉपोग्राफी की अपनी अपनी पहचान है। प्लेट्यू एरियाज में माइनिंग अच्छी होती है, हिली एरियाज में भी माइनिंग प्लस कुछ वहाँ का भी वेजिटेशन है जो कि हम लोग के यहाँ नहीं मिलता, जैसे चाय हो गया या अल्पाइन ट्री हो गया, सेडर हो गया। फिर एप्पल हो गया, एप्पल कश्मीर में मिलती है पर अपने जो साउथ में थोड़ी मिलती है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे पैडी होगी, पैडी मतलब जो धान बोलते हैं, धान चावल, वो जहाँ वही होगी। और जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है वहाँ पे, जैसे ब्लैक सॉइल, आई मीन महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है, गर्मी होती है, तो वहाँ पे कॉटन उगती है। कॉटन हर जगह थोड़ी उगेगी। फिर आ गया सॉइल टाइप, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, हर सॉइल की खासियत होती है। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन आपकी ब्लैक सॉइल में उगती है, तो जैसे कि बिहार हो गया, बिहार में तो प्लेन एरियाज है, लेटराइट सॉइल है, तो वहाँ पे कॉटन नहीं उगेगी, अगर उग भी जाती है तो उतनी अच्छी नहीं होगी जो क्वालिटी आप ढूंढते हैं। फिर ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। बेंगलोर में, मुंबई में काफ़ी लड़के हैं और बड़े, मतलब कि लड़का लड़की दोनों बराबर है यार, मतलब कि काफ़ी पॉपुलेशन है। और वहाँ से हर दुनिया से मतलब चुने हुए बंदे आते हैं। जैसे कि बेंगलोर हो गया, वो आईटी सेक्टर है, क्यों, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बंदे वहाँ आते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम क्या है कि टेक्नोलॉजिकल लाइन पे बेस्ड है, तो वहाँ पे आईटी सेक्टर्स है। और जहाँ पे लेबर है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दीज आर इंडस्ट्रियलिस्ट एरियाज। क्यों, वहाँ पे काफ़ी लेबर्स आते हैं और वो उस एरिया में काफ़ी अच्छे खासे इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक सेक्टर इसको तो कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग। जैसे आईटी सेक्टर हो गया कहाँ पे, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कोई बंदा घर बैठता थोड़ी है, वो आईटी पे फोकस कर रहा है, तो वहां पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा वहां से भी इनकम हो रही है, बट वो आईटी फील्ड से हो रही है। बट बिहार हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज से भी झारखंड हो गया, झारखंड में माइनिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग यहाँ के बंदे काम करते हैं और आईटी वाले काम नहीं करते, नहीं, आईटी वाले काम करता है और वहां से ही पैसा आता है, बट वो उनका काम ही वही है कि कंप्यूटर पे काम करना है। यहाँ पे फिजिकली काम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी किस टाइप का है कि इन लोग फिजिकल काम करते हैं, इन लोग ग्राउंड ड्यूटी में काम करते हैं, कोई डैम में काम कर रहा है या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे भी पैसा इनकम हो रहा है, बट थोड़ा यहाँ पे उतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज नहीं है कि इन लोग घर में सोए सोए इनकम कर ले, तो इन लोगों को काम करना पड़ता है। एंड सेकंड लास्ट थिंग क्या है, ट्रेडिशन। अब जैसे ट्राइबल एरियाज में, आप अगर ट्राइबल एरिया में जाके कभी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मेरे लोकेलिटी में मैंने देखा हुआ है कि ट्राइबल एरियाज में उन लोग ना कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको, तो वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिकली नुकसान हो जाती है। क्यों कि उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन लोग नहीं चाहते कि हम लोग का कोई बाहरी दुनिया से लिंकअप हो या उतना डेवलपमेंट हो। अगर उनको लगे कि हम लोग का जो ट्रेडिशन है वो हार्मफुल वे में आ रहा है, तो फिर वो पहुंच जाते हैं कोर्ट कचहरी के पास, तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा नुकसान होती है। तो इकोनॉमी इसलिए वो कहता है कि ह्यूमन फैक्टर जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, कितना, अगर ज़्यादा आदमी है तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग होंगे, और दिमाग ही तो रिसोर्स है, मैंने बताया हुआ था ना कि जितना रिसोर्स है उतना दिमाग है, ठीक है, आप समझ गए। और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज तो चाहिए ही चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो काम नहीं है। यूएसए में इतनी बड़ी किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी है, वहाँ पे इंसान के साथ साथ रोबोट भी काम करते हैं, एंड दिस थिंग हैज़ टू बी इन योर माइंड, ठीक है। एंड कल्चर, अगर हम लोग के यहाँ देखो, जैसे कि बीफ खाना, सॉरी यार किसी को खराब लग जाए, बट बीफ खाना या कुछ खाना, बीफ या काउ स्लॉटरिंग जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये हमारी इंडिया में उतनी चलती नहीं है, बट हाँ बाहरी कंट्रीज में चलती है, तो उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल है, तो ये इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से इनकम होती है। बट इंडिया में उतनी इसके कारण इनकम नहीं होती है, इंडिया में पोल्ट्री फार्म ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो देखो यार, कोई इसमें कोई ना दिल पे मत लेना, मैं बस ऐसा कह रहा था समझाने के लिए, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, अगर कोई हो जाए तो फिर देन सॉरी। एंड यहाँ पे बस मैंने दे दिया, एक मैप दे दिया, इसको आप स्टडी कर सकते हो कि मैक्सिमम 46%, यहाँ पे देखो कैटेगरी दिया है, 1960 से 61 के टाइम में हम लोग का 46%, 46.26% जो था वो नेट सोन एरिया था। सोन एरिया मतलब एग्रीकल्चरल लैंड।
और फिर 2014-15 में हम लोग का फॉरेस्ट एरिया 23% है, काफ़ी चलो बढ़ गया, ये अच्छी बात है। बट उसके बाद यहाँ पे 18% था, 18.11% था कहाँ पे 1960 में, बट अभी फॉरेस्ट एरिया 23.3 हो गया। इसको बस एक बार देख लेना यार, इसको एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन कराने के टाइम में मैं करा दूंगा। अब काफ़ी बंदों को पता प्रॉब्लम ये होती होगी कि वेस्टलैंड क्या होता है। देखो यार, वेस्टलैंड वही होता है जैसे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखो लैंड तब तक फर्टिल मतलब लैंड को लैंड तब तक बोलेंगे जिसपे उसमें मिनरल्स होगी, वाटर फैसिलिटी होगी, और ना सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें एग्रीकल्चर होती होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सिम्टम, एक इंडिकेटर है कि हमको बताती है कि ये सॉइल फर्टाइल है। और जैसे बोलते हैं ना कि एक सोना जो होता है वो ये एक ब्यूटी होता है, एक औरत के लिए एक ब्यूटी होता है एक सोना, तो उसके लिए उसी की तरह एक अर्थ के लिए अपना फॉरेस्ट, अपना ग्रीनरीज एक सोने के बराबर होता है, उसकी एक चमक होती है। और उसी तरह एक सॉइल की ना, सॉइल या लैंड की, क्योंकि सॉइल लैंड तो सेम ही है यार, तो सॉइल या लैंड जिसको जो भी बोलो, उसकी इंडिकेटर यह है कि जब तक वो फर्टाइल हो, जब तक उसमें मिनरल्स हो, जब तक उसमें एग्रीकल्चर हो रही है, उसको हम कभी वेस्टलैंड नहीं कहेंगे। और वेस्टलैंड ऐसे नहीं खाली एग्रीकल्चर नहीं होती होगी, वैसे नहीं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर तो नहीं हो रही है, ठीक है मान लेते हैं, बट उससे कोई यूटिलाइजेशन भी तो नहीं हो रहा है ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम वेस्टलैंड कहेंगे। जैसे कि कोई बंदा अगर वो पढ़ नहीं रहा है और उसके साथ वो कुछ नहीं कर रहा है, बस घर में सो रहा है, तो वो तो फिर बेकार हो गया। चलो कोई बंदा पढ़ नहीं रहा है बट उसके कोई दूसरे में, जैसे कि सचिन तेंदुलकर सर हो गए, वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, पर इसका मतलब थोड़ी है कि वो वेस्ट हो गए, नहीं, वो खेलने में अच्छे थे। ठीक है, कोई मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाया, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, बट उन्होंने फेसबुक बनाया जो कि पूरे दुनिया को जोड़ता है, तो वो एक वेस्ट थोड़ी हुआ। तो वेस्टलैंड किससे कहते हैं जिसमें फिर कोई काम नहीं है। और इसमें सब आते हैं रॉकी एरियाज, एरिड एरिड मतलब वो जो नमक एरिया होता है ना, नमक जहाँ पे जैसे गुजरात में लगभग होता है एरिड एरिया, डेजर्ट एरियाज, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज। तो मतलब कि सॉरी, मैं यहाँ तक एक्चुअली ये थोड़ा स्लाइड की प्रॉब्लम थी। रॉकी डेजर्ट एरियाज, यहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कैसे करें, रोड्स बना दो, रेलवेज बना दो, इंडस्ट्रीज बना दो। अब इंडस्ट्रीज तो बनी, जैसे कि अब जैसे कि 100 इंडस्ट्री बननी है देश में, तो 100 इंडस्ट्री हम लोग प्लेन एरियाज में क्यों बनाएं? 100 इंडस्ट्री हम वैसे एरियाज में बनाएंगे जहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं है, वेस्टलैंड में बनाएंगे, जैसे रॉकी एरिया हो गया या एरिड डेजर्ट एरिया में अगर हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो कोई लॉस नहीं है ना। और देखो ये जो चीज़ है ना, मैं डेजर्ट एरिया, एरिड एरिया, रॉकी एरिया, ये सब भी आपके चैप्टर्स में है, मतलब कि आने वाली चैप्टर्स में है, तो इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। पढ़ाई ऐसे होती है कि तुम पढ़ते जाओ एंड लास्ट में आपको लगता है कि जब आप सबको मिलाते हो ना, तो आप हाँ उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ मुझे पूरा कंप्लीट हो गया, ये क्लियर हो गया। ऐसे थोड़ी है कि आप एक स्लाइड पढ़ लो आपको लगेगा कि मैं सब इसी में जान लिया, ऐसे नहीं होगा। आप पढ़ते रहो, धीरे धीरे आप सब जान जाओगे। देन कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। बात सही है यार, आप खाली खेती भी करोगे उसमें भी लैंड वेस्ट हो जाएगी। क्यों? मैंने क्या बताया कि एक लिमिटेड पीरियड टाइम तक जमीन पे ना कुछ चीज़ मिलता है आपको। सपोज आप एक जगह पे खेती करते हो, तो वहाँ पे जितने भी मिनरल्स होगी वो 1 साल 2 साल के लिए होगी, उसके बाद इसलिए हम लोग, आपने देखा होगा कि दादा या मामा मामी जो भी गांव में है, उन लोग जब खेती बाड़ी करते हैं तो उन लोग ना एक सार या मैन्योर या फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं पता है? क्योंकि वो सही टाइम में, टाइम टू टाइम अपने जो सॉइल को फर्टाइल कर सके। क्योंकि अगर वो मैन्योर नहीं डालेंगे, ऐसा मैंने आपको पहले ही स्लाइड में पढ़ाया था कि कुछ जगह में कुछ चीज़ मिलती है और कुछ जगह में कुछ चीज़ नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है कि हर चीज़, हर बंदे के पास हर चीज़ नहीं होता। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे हर मिनरल मिलेगा। बट आप देखते हैं कि हर जगह में, मतलब हर जगह मतलब जैसे कि नॉर्थ आई मीन साउथ साइड हो गया या सेंट्रल साइड हो गया, तो वहाँ पे पेड़ी होती है, मतलब धान की चाष होती है, या धान की जो आप कल्टीवेटिंग होती है। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह पे सेम मिनरल्स मिलेगी, नहीं मिलती है। हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेजर्स लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग की जो लैंड है ये यूज़ होती रहती है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करें, खाली सपोज मान लो कि एक साल ना हम वहाँ पे पेडी कल्टीवेशन कर देते हैं, ठीक है, या आम का बगीचा बना लेते हैं, तो पहला साल तो अच्छा खासा फलेगा, सेकेंड साल धीरे कम जाएगा, उसके थर्ड ईयर में और थोड़ा घट जाएगा, और फोर्थ ईयर में कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसका जो मिनरल है वो घट रहा है। फिर जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर वेस्टलैंड बन जाएगी, लैंड डिग्रेड तो हो ही जाएगी। लैंड डिग्रेड मतलब उसका वैल्यू घट जाता है। फिर हम
धीरे धीरे उस पर ऐड करते हैं मैन्यूअर, फिर धीरे धीरे हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके धीरे धीरे वो फिर अपना जो फर्टिलिटी रिगेन करने लगती है, उसके बाद हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो यही है कि प्रॉपर प्लानिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं। जैसे कि हम लोग कोई कल्टीवेशन करते हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो सॉइल है उसको हम जांच करते हैं, उसको हम रिसर्च कर मतलब आई मीन उसको देते हैं, जो सॉइल रिसर्चर्स है उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या कमी है, तो वो जब बताते हैं हम उसको आके ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मिनरल्स हम लोग के सॉइल में नहीं है उसको हम डालते हैं, उससे क्या होगा, अच्छी फसल होगी एंड अच्छी कल्टीवेशन होगी, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो सही मिलेगी। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशंस एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स। अब देखो यार, हम लोग काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जितनी है ना, सबसे मैंने क्या बताया था, ह्यूमन रिसोर्स भी है और ह्यूमन भी अपने जो जितनी पॉल्यूशन हो रही है उसके कारण भी ह्यूमन ही है। डिफोरेस्टेशन हो रही है, हम लोग काट के क्या इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, ओवरग्रेजिंग मतलब जाओ यार अपना जितना भी कैटल होते हैं, क्योंकि देखो पोल्ट्री एक फार्मिंग है, कैटल एक फार्मिंग है, वो भी तो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है ना। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग अब जैसे कि मतलब कि 100 भैंस चढ़ाते हैं, तो 100 भैंस तो हम लोग पाल लेते हैं, तो उसको खाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो जाके क्या करते हैं कि खाते रहते हैं खाते रहते हैं। तो क्या होता है कि उस एरिया में ना कभी पेड़ उगता ही नहीं है, धीरे धीरे उस एरिया में सब पेड़ मर जाएंगे, फिर तो टाइम चाहिए ना। पर हम लोग क्या डेली खिलाते हैं, तो उस एरिया में क्या, अगर डेली कोई आदमी आई मीन कोई भी चीज़, अगर कोई कोई गाय हो गया भैंस हो गया, अगर उस एरिया में वो डेली खाते रहेगा ना, तो क्या होगा पता है, तो धीरे धीरे वो मरते जाएगा उस एरिया में, फिर धीरे धीरे शॉर्टेज हो जाएगा किसका, पेड़ पौधे का। फिर माइनिंग होता है, क्वेरिंग होता है, इस सबसे क्या होता है कि लैंड डिग्रेड होते रहता है। फिर माइनिंग एक्टिविटीज क्या होता है, डीप स्कैर, मैंने बताया था पहले ही कि जितना खोदते रहेंगे लेयर कम हो जाएगी, फिर वोल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो काफ़ी मतलब काफ़ी यार ये कंट्रीब्यूट करती है पॉल्यूशन के तौर पे, वाटर पॉल्यूशन होती है, लैंड पॉल्यूशन होती है, काफ़ी चीज़ होती है, काफ़ी चीज़। सो उसकी स्टेप क्या है, देखो मैंने तो डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम हर चीज़ में, मैं ये दुनिया ही ऐसा है कि अगर प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन जरूर होगी। तो सोल्यूशन क्या है कि डिफोरेस्टेशन करते हो या कुछ इंडस्ट्री बनाते हो, तो उसमें यह है कि आप एफोरेस्टेशन करो। एफोरेस्टेशन मतलब कि आप पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दो, अगर एक पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ लगा दो, कोई इसमें लॉस नहीं है। और प्रॉपर प्लानिंग करो। ग्रेजिंग मतलब जैसे कि 10 एकड़ का जमीन है, तो आप अगर आज 1 एकड़ पे खिलाते हो तो दूसरे दिन दूसरे एकड़ पे चल जाओ, ऐसे करते करते 10 दिन के बाद फिर उस जगह पे आओगे ना, तो वहां पे पेड़ पौधा फिर से थोड़ी बहुत हो गई होगी। इससे क्या होगा कि पेड़ पौधे का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपकी जो कैटल होगी, आपकी जो भैंस होगी, उसका भी खाना मिलता रहेगा प्रॉपरली टाइम टू टाइम। फिर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स मतलब कि आपने देखो शेल्टर बेल्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। शेल्टर बेल्ट नॉर्मली यूज करते हैं, एक ऐसे लाइन में लगाते हैं पेड़ को, उससे क्या होता है ना कि हवा जो है वो उतना इफेक्ट नहीं करता है आपको या आपकी ज़मीन को। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। अब थ्रोनी बुशेस लगाओगे ना तो क्या होगा कि रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स ज़्यादा होती है, ठीक है, रेगिस्तान में ज़्यादा सैंड ड्यून्स होती है, तो अगर वहाँ पे थ्रोनी बुशेस मतलब कि वहाँ पे तो अभी नॉर्मल चाय या ये सब तो नहीं होगी, बस हाँ थ्रोनी बुशेस होती है, जो कैक्टस वगैरह देखते हैं ना वो होती है। अगर उसको आप लगाते हो तो उससे क्या होगा ना कि उसकी जड़ में ना, आपको पता है कि जड़ जो होता है वो थोड़ा कैप्चर करके रखता है, तो डेफिनेटली वो ना सैंड्स को कैप्चर करके रखेगा, और उतनी ज़्यादा इसमें जो रेत होती है ना वो इधर उधर नहीं जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट क्या था, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। मैंने आपको बता दिया प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया था वेस्टलैंड का। आप इंडस्ट्रीज लगा दो उस एरिया में, क्योंकि आप नॉर्मल पेड़ काट के इंडस्ट्री लगा रहे हो, उससे अच्छा क्या वेस्टलैंड में इंडस्ट्री लगा लो, पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग करो बट ऐसे नहीं कि एक ही जगह में खोदते चल जाओ, क्योंकि आप एक ही जगह में खोदोगे तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगी और फिर अर्थक्वेक हो जाएगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा खोदते रहते हो, और ये प्रॉपर माइनिंग चाहिए यार, माइनिंग चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा ये कैसे होता है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। अब देखो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, जैसे कि इंडस्ट्री से वेस्ट तो निकलना तय है, जैसे एसेस निकलती है, धुआं जो एसेस बोलते हैं। अब साइंटिस्ट लोग क्या किए हैं कि इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कि उस एसेस से ना आप एस ब्रिक बना लो, इधर उधर नहीं फेंके, उसको ब्रिक बना लो। मतलब ब्रिक को तो सबको चाहिए, बट एस ब्रिक में क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल से ही ईंट बन जाती है, और वो काफ़ी अच्छी भी होती है, नॉर्मल यूजेस में काम आ जाती है। और ट्रीटमेंट करो, जैसे कि केमिकल हो गया जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा कैल्शियम है,
तो एंटी कैल्शियम दे दो और वो पानी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, फिर उसको छोड़ दो आप समुद्र में, तो उससे क्या होगा कि मछली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करते ना तो वो चीज़ समुद्र में जाती है, सी में जाती है और मछली उसको खाते हैं, और एक दिन ना एक दिन हम उस मछली को खाते हैं और हमें भी वो बीमारी हो जाती है। सो फाइनली ये हमारी खत्म होती है कोर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल अस इन दिस व्हाट्सएप नंबर, एंड आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। सो थैंक यू वेरी मच।